Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing about borrowings by Hindu undivided family and companies. So this lecture is a part of our Jaffrey online classes in which every Monday to Saturday, we discuss some topics from different components PPB, AFM and IFS and हर lecture के end में उससे related हम कुछ MCQs भी discuss करते हैं. So let's start with today's topic that is borrowing by HUF and companies. सबसे पहले बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे वो सारे लोग हैं उस फैमिली में दैट हैव लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से सब लोग आए हैं और इस फैमिली में उनकी वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स भी हैं। एचयूएफ को एक कॉन्ट्रैक्ट से नहीं क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन अ हिंदू फैमिली। हिंदू फैमिली में ऑटोमेटिकली एचयूएफ क्रिएट हो जाता है और एचयूएफ को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो एचयूएफ की प्रॉपर्टी का डिफरेंट इनकम टैक्स के तौर पे असेसमेंट होगा और जो इंडिविजुअल उसके अंदर पर्सन्स हैं उनका अलग से असेसमेंट होगा, ठीक है। तो जो भी मेल मेंबर्स होते हैं एक एचयूएफ के अंदर अंदर उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट होता है बाय बर्थ, ठीक है। और जो मेजर मेल मेंबर्स होते हैं 18 अबव वाले, ठीक है, दे आर द को पार्टनर्स। तो लॉ जो गवर्न करते हैं एचयूएफ को, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक होता है दया भाग लॉ जो बंगाल में और पुराना जो बंगाल प्रोविंस होता था बिफोर इंडिपेंडेंस वाला, वहां पे दया भाग लॉ चलता है। और जो मिताक्षरा लॉ है दूसरा वाला, वो बाकी के इंडिया में चलता है। अब जो मिताक्षरा लॉ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे राइट कैसे आता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसमें राइट आता है बाय सक्सेशन। और जो दया भाग लॉ है वहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट आता है बाय सर्वाइवरशिप, यानी कि फादर की डेथ के बाद राइट क्रिएट होता है। अब एचयूएफ को जो लॉ गवर्न करते हैं वो है हमारा हिंदू कोड, और जो सक्सेशन है वो गवर्न होती है बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया 2005 के अंदर, जिसमें मेल और फीमेल जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उन्हें इनहेरिटेंस में इक्वल राइट्स दिए गए, ठीक है। सो अ डॉटर ऑल्सो एक्वायर्स स्टेटस ऑफ को पार्टनर। पहले सिर्फ मेल थे को पार्टनर, अब विमेन जो हैं उन्हें भी स्टेटस मिल गया है को पार्टनर्स का एचयूएफ के अंदर, ठीक है। इसीलिए अगर कोई मेल मेंबर नहीं है फैमिली में, ठीक है, या फिर सारे मेल मेंबर्स माइनर हैं, तो फिर एक हिंदू फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है, यानी कि मैनेजर। कर्ता मेन मैनेजर होता है, बाकी सब लोग को पार्टनर्स होते हैं। तो अब फीमेल के पास भी राइट है को पार्टनर बनने का, ठीक है। एचयूएफ को एज अ पर्सन नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। और एचयूएफ को अपना एक अलग से पैन कार्ड भी मिलता है। तो अगर मैं एक एचयूएफ का पार्ट हूं तो मेरे एचयूएफ का अलग से एक पैन कार्ड होगा और मेरा एक अलग से पैन कार्ड होगा। अब अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो सबसे बड़ा अगला मेल को पार्टनर होगा वो कर्ता बन जाता है। इवन माइनर्स भी कर्ता बन सकते हैं थ्रू हिज नेचुरल गार्डियन। अ माइनर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कर्ता थ्रू हिज नेचुरल गार्डियन, ठीक है। कर्ता की जो पोजीशन है, जो मैनेजर होता है एचएफ का, उनकी पोजीशन बाकी मेंबर से ज्यादा सुपीरियर होती है। उन्हें ये अथॉरिटी बाय बर्थ मिल रही है, उन्हें बाकी को पार्टनर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है इस अथॉरिटी के लिए, ठीक है। जो कर्ता की लाइबिलिटी है इन रिलेशन टू दी एचयूएफ वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी को पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके प्रॉपर्टी में शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। When adult co-partner joins the contract themselves along with the karta and ratify the contract entered into by the karta, they become personally liable for the loan. अगर एक लोन लिया गया है जहां पे जो एडल्ट को पार्टनर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर देते हैं, तो फिर वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं उस लोन के लिए, ठीक है। जितने भी बैंक के साथ डीलिंग्स होती हैं वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर्ता के पास होता है, ठीक है। और बैंक वैसे प्रेफर करता है कि कर्ता और को पार्टनर सारे ही डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करें और साथ में एक एचयूएफ का लेटर भी हो जो बताए कि एचयूएफ है, ये करता है, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। कर्ता के पास अथॉरिटी है कि वो मनी बोरो कर सके एचयूएफ के नाम पे फैमिली के बिजनेस के लिए या एंसेस्ट्रल बिजनेस के लिए, वो एचयूएफ की तरफ से पैसा लोन ले सकता है, ठीक है।
बर्डन ऑफ प्रूफ जो है रिगार्डिंग द नेसेसिटी फॉर द लोन फॉर द फैमिली पर्सनल फॉर द फैमिली पर्पस और नॉट लाइज ऑन द लेंडर। जो लेंड कर रहा है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, ठीक है, यानी कि बैंक पे आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ देखने के लिए कि लोन किस पर्पस के लिए चाहिए, फैमिली पर्पस के लिए ले रहा है या नहीं ले रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ लेंडर पे है, बोरोअर पे नहीं है, ठीक है। एलिनेशन ऑफ एचओएफ प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यानी कि ट्रांसफर फॉर वैल्यू बाय द कर्ता मेड विदाउट लीगल नेसेसिटी इज नॉट वॉइड बट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर को पार्टनर्स, ठीक है। अगर एचओएफ की प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर होता है तो वो वॉइडेबल है, यानी कि अगर कर्ता ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया प्रॉपर्टी को लेके, अगर तो बाकी के सारे जो को पार्टनर्स हैं वो भी अपना कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, यानी कि शुरू से हर टाइम वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। अगर को पार्टनर्स बोलें कि नहीं ये ट्रांसफर जो हुआ है प्रॉपर्टी का हम अग्री नहीं करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। अब कर्ता के पास क्या क्या पावर है, उसके पास पावर है राइट टू पोजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसे मैनेज करने का सारा काम कर्ता के सर पे ही होता है, ठीक है। राइट टू इनकम फ्रॉम द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है इसके पास, राइट टू रिप्रेजेंट द जॉइंट फैमिली है, राइट टू सेल द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। ये सारे जो राइट्स हैं एक कर्ता के पास रहते हैं। बैंक जब डील करता है कर्ता के साथ या एचएफ के साथ, उसे पता होना चाहिए कि ये कर्ता है, ठीक है, and ensures that कर्ता deals with the bank and borrows only for the benefit of the family business। बैंक को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी कर्ता बोरोइंग कर रहा है इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। जब भी बैंक में एक एचओएफ का अकाउंट ओपन होता है वो फॉर्म को सारे मेंबर्स को साइन करना पड़ता है, ठीक है, सारे मेंबर्स को साइन करना पड़ता है। और एडल्ट मेंबर्स जो हैं जॉइंटली और सेवरली लाइबल होते हैं, कोई भी बोरोइंग होती है बैंक से या अगर बैंक में कोई भी अकाउंट ओवरड्रॉ होता है। अगर अब हम कंपनीज की बात करें, कंपनी एक पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। कंपनी डिफरेंट है, कंपनी के मेंबर्स की आइडेंटिटी उससे डिफरेंट होती है। कंपनी के अपने राइट्स होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, अपनी पावर्स होती हैं, अपनी ड्यूटीज होती हैं। जो भी चीजें एक नेचुरल पर्सन लीगली कर सकता है वो एक कंपनी भी कर सकती है, यानी कि उसकी अपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है जो उसके मेंबर से डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए कंपनी के अपने नाम पे लाइबिलिटीज होती हैं, कंपनी के अपने नाम पे प्रॉपर्टी होती है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, लोग मिलके वॉलंटरी मिलके एक बिजनेस चलाते हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसे सिर्फ लॉ डिसॉल्व कर सकता है। हो सकता है कि आज कंपनी में कोई और मेंबर है, कल कोई और मेंबर हो, फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी जब तक लॉ डिसॉल्व ना करे तब तक डिसॉल्व नहीं होती है। जो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन जो एक प्राइवेट कंपनी होती है वहां पे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी को लेके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो एक शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है कंपनी के प्रति, लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। मान लो अगर मैंने कंपनी ने शेयर्स बेचे, मैंने खरीदे, तो उस कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। तो कंपनी ने बोला अभी 70 दे दो, 30 बाद में दे देना, मैंने 70 दे दिए, ठीक है। तो अब मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, 30, बाकी के 70 मैंने दे दिए हैं, तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। अ शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अनपेड कितना है, 30। कल कंपनी को कितना भी घाटा हो, कुछ भी हो, मैं मैक्सिमम 30 रुपीज दूंगी क्योंकि वो मेरी पेंडिंग पेमेंट है। अगर मैंने शेयर खरीदते हुए पूरे के पूरे 100 रुपए दे दिए थे तो कुछ भी अनपेड नहीं है, तो मेरी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वहां पे लाइबिलिटी मेंबर्स की कितनी होगी, जितनी गारंटी दी है। अगर मैं एक कंपनी ज्वाइन करती हूँ लिमिटेड बाय गारंटी, तो ज्वाइन करते हुए मैं बताऊंगी कि अगर ये कंपनी का लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद होती है, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी 5 लाख की है। तो कंपनी को जितना मर्जी नुकसान हो मैं 5 लाख से ज्यादा पे नहीं करूंगी। तो कंपनी के अपने नाम पे प्रॉपर्टी होती है, कंपनी पे केस किया जा सकता है, कंपनी केस कर भी सकती है। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग चलें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने का शेयर है आपने अनपेड अमाउंट है उतनी आपकी लाइबिलिटी है।
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद और विदाउट कैपिटल हो सकती है। गारंटी में जितनी आप गारंटी देते हो उतनी आपकी लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड कंपनी में कोई भी जो है लिमिट नहीं होती है आपकी लाइबिलिटी पे, लेकिन ऐसी कंपनीज रियलिटी में अब फॉर्म नहीं होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा रहता है कि कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। इसमें एक 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी तो पब्लिकली शेयर्स बेच सकती है, किसी से भी खरीदो किसी को भी बेचो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें लिमिट होती है। पब्लिक को आप शेयर्स ऐसे नहीं बेच सकते हो, सिर्फ 200 मेंबर्स हैं उन्हीं के पास आपके शेयर्स होते हैं। फिर जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है, जितने मर्जी मेंबर्स हो मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है। जो पब्लिक है, आम जनता, आप में कोई भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। ठीक है, फिर अगर अब हम एक गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जहां पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड पार्टली हो सकता है कुछ शेयर्स प्राइवेट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर कैपिटल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, 1 पर्सन ही मेंबर होता है। ठीक है, अगर एक 1 पर्सन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, या फिर उसका एनुअल एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है पिछले 3 सालों में कभी भी, तो फिर वो 1 पर्सन कंपनी अपना 1 पर्सन कंपनी का स्टेटस लूज कर देती है। ठीक है, अब एक स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी होती है पब्लिक कंपनी के अलावा ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पहले ये लिमिट 50 लाख थी, फिर ये 2 करोड़ हुई, अब ये 4 करोड़ कर दी गई है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिनका टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो एक स्मॉल कंपनी होती है। ठीक है, इसमें होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं आती हैं, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद सेक्शन 8 नहीं आती हैं। ठीक है, या कोई कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं अंडर दी कंपनीज एक्ट जो बनी होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, यानी कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, किसी रिलीजियस कॉज के लिए, किसी चैरिटी के लिए बनी है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, कंपनीज का जो कैटेगराइजेशन है प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से भी होता है। अगर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है तो वो इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी हो जाती है। हो सकता है वो अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनका हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन अगर विदेश में हुआ है तो वो फॉरेन कंपनीज है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में रिलेटेड है। अगर मान लो जियो जो है, ठीक है, और एक रिलायंस कम्युनिकेशन अलग कंपनी होगी, मान लो जियो अलग कंपनी है, आजियो अलग कंपनी होगी। अब रिलायंस जो एम्पायर है, रिलायंस मेन जो कंपनी है, उसके पास जियो के 50% शेयर्स हैं, आजियो के भी 60% शेयर्स हैं। तो रिलायंस होगी होल्डिंग कंपनी और जियो और आजियो होगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। यानी कि या तो इन्वेस्टमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रोल अथॉरिटी जो है या तो वो होल्डिंग कंपनी के पास होती है या फिर इन्वेस्टमेंट शेयर्स की फॉर्म में ज़्यादा होती है, सब्सिडरी कंपनीज में होल्ड होता है। तो रिलायंस मेन होगी होल्डिंग कंपनी, जो उसके अंडर आई है कंपनीज वो होगी सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज रजिस्टर होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर ही चाहिए होता है। ठीक है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो बोलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 50। जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी भी बात करता है कंपनीज एक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। वैसे कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है कि ये नंबर 100 तक हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 50 में पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप की बात भी कंपनीज एक्ट में की गई है। अब कंपनी के ना कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का चार्टर है, ये बताता है कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है।
ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के मेंबर्स की क्या लायबिलिटी होगी, शेयर कैपिटल और उसकी डिवीजन कैसे हो सकती है, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थोड़ा सा उससे जूनियर एक तरीके से डॉक्यूमेंट मान लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज a superior document and it is not easy to modify. Article of association is comparatively easier to modify. Article of association जो है it tells about the rules and regulations that how internally the company is to be managed, what will be the powers of the company. It is subordinate to the memorandum of association. Number of directors कितने होंगे, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होगा, कंपनी की बोरोइंग पावर्स क्या हैं, कंपनी के ऑफिसर्स कौन हैं, ये जो डिटेल्स हैं जो चेंज होती रहती है ना चीजें, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है। जो चेंज नहीं होती हैं इजीली वो कहाँ पे हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये बताता है कंपनी किस दिन पैदा हुई है, द डेट ऑफ बीइंग, इनकॉर्पोरेशन कब हुई है, जब से कंपनी ने काम पैदा कब हुई है, काम कब से करना स्टार्ट किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ बर्थ क्या है कंपनी का, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दिया होता है। ठीक है, एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, वो अपना बिजनेस तब तक नहीं स्टार्ट कर सकती, ना ही बोरोइंग कर सकती है, जब तक कि एक डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ना साइन किया गया हो। 180 दिन इनकॉर्पोरेशन के होने के 180 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, जो कि रजिस्ट्रार को दिया जाता है, और जिस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा होता है कि जिनका नाम भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है एज सब्सक्राइबर, उन्होंने अपने शेयर्स का पैसा कंपनी को दे दिया है। अगर एक नई कंपनी बनी और मैं इनिशियल सब्सक्राइबर हूं, तो डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा होगा कि हाँ मेघा ने ये पैसे सारे दे दिए हैं। ठीक है, और ये भी करना जरूरी है दैट कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस का वेरिफिकेशन जो है वो भी रजिस्ट्रार के पास जब आप दे देते हो, जब आप ये दो चीजें कर लेते हो तभी आप बिजनेस कमेंस करते हो, तभी आपके पास बोरो करने की पावर आती है, नहीं तो आप बोरो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, मतलब कंपनी पैदा हो गई है। तो कंपनी जो है वो खुद से साइन तो कर नहीं सकती, कोई इंसान तो नहीं है, तो कंपनी का जो एक कॉमन सील होता है वो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। अगर कॉमन सील की जगह साइन कर दें दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, तो उसकी वैल्यू भी सेम वही होती है जो एक कंपनी सील की होती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सील या कंपनी सील क्या है, कंपनी का सिग्नेचर, उसकी जगह इवन अगर दो डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दें तो भी सेम ही वैल्यू है, वो भी कॉमन सील ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ ओनली, माइनर कैन बी करता, ऑल आर करेक्ट। देखो, जो परपेचुअल सक्सेशन है या डिसॉल्व बाय लॉ है, ये कंपनी का फीचर है। अगर सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो HUF खत्म, अगर सारे अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं खत्म। तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, डिसॉल्व खुद से कर सकते हैं, लॉ की जरूरत नहीं है। कंपनी डिसॉल्व करने के लिए लॉ की जरूरत है। माइनर कैन बी करता, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बोरोइंग बाय एन HUF। HUF हैज इट्स ओन पैन इशूड बाय RT अथॉरिटीज, बिल्कुल सही। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, whereas the liability of the co-partners is limited to the shares in the joint family estate, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन मिताक्षरा लॉ द राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय सक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे ही करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर 5, 3, 7 और 10। तो काफी इजी क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 7, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द डैश वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है वो कितनी है, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड, रियल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड, या फिर ऑथोराइज्ड वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड। तो जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है इट इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड।
ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज द कंपनी सील, कंपनी स्टैम्प, जॉइंट स्टैम्प, कॉर्पोरेट साइन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।